हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूर करियर पॉइंट। दोस्तों, चैनल पे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसका 23वां पार्ट है और इसके 22 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूके ट्रिपल एस सी यूकेपीएससी एग्जाम के लिए। यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम 40 नंबर की जीके आती है, जिसमें जनरल सिलेबस होता है लाइक पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सबका सिलेबस सेम है। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो हर जगह काम आएगा आपका ये जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये 23वां पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कुमाऊं रेजिमेंट की नींव किस वर्ष में रखी गई थी। तो यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट की नींव की बात की जा रही है। ये रखी गई थी इनमें से 1788 में। 1788 में रखी गई थी कुमाऊं रेजिमेंट की नींव, और ये नींव रखी गई थी आगरा में। आगरा में रखी गई थी इसकी नींव। तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। 1788 में आगरा में इसकी नींव रखी गई थी और 27 अक्टूबर 1945 को इसे कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया था। डेट के साथ याद करना है, 27 अक्टूबर 1945। लिख लेता हूँ मैं, 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट नाम पड़ा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो कुमाऊं रेजिमेंट है, वैसे इसकी स्थापना मानी जाती है 27 अक्टूबर 1945 को, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है सर्वप्रथम कुमाऊं रेजिमेंट की नींव किस वर्ष रखी गई। 1788 में। कहाँ? आगरा में। लेकिन 27 अक्टूबर 1945 में इसे कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं जो कि ट्रिपल एससी एग्जाम में। तो क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट की नींव 1788 आगरा में, और कुमाऊं रेजिमेंट का नाम पड़ा 27 अक्टूबर 1945 को। चलिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव पर्वत इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक हाथी पर्वत है जिसकी लोकेशन है चमोली में, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है हाथी पांव पर्वत, तो इसकी लोकेशन है मसूरी में। कहाँ पे है? मसूरी में। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक हाथी पर्वत चमोली में, और ये हाथी पांव पर्वत है जो कि मसूरी देहरादून में है। चलिए, तो उसका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। झोड़ा नृत्य को पिथौरागढ़ में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झोड़ा नृत्य को पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इसे भेनी। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे शब्दावली पूछी जाती है जो लोकल शब्दावली होती है ना, तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आर्ट एंड कल्चर में आता है। तो झोड़ा नृत्य को पिथौरागढ़ में कहते हैं भवेनी। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। जो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होता है, उसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है ओबीसी, उसके लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ओबीसी के लिए कोई भी आरक्षित सीटें नहीं है राज्य में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बाकी आपको पता ही है, उत्तराखंड में 70 सदस्य विधानसभा सीट होती है, जिसमें 13 एससी की सीट होती है और 2 एसटी की होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जो 13 सीट है ना रिजर्व, वो एससी के लिए है, और जो 2 सीटें है वो एसटी के लिए है। जबकि ओबीसी के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है उत्तराखंड में। तो गलत नहीं करना है इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है ना, उत्तराखंड में 70 सदस्य विधानसभा सीट वो होते हैं इलेक्शन, तो हाल ही में हुए हैं, जो इसका रिजल्ट आना बाकी है। तो इंपॉर्टेंट है, ओबीसी की कोई भी सीट नहीं है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्तराखंड में पर्यटन का विकास किसके रूप में किया जा रहा है, किस देश को, मतलब किस देश के मॉडल को बोरो किया जा रहा है। तो किया जा रहा है स्विट्जरलैंड को। किसको? स्विट्जरलैंड को किया जा रहा है। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें, स्विट्जरलैंड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्विट्जरलैंड। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जो हमने पर्यटन का मॉडल लिया है ना, ये हमने स्विट्जरलैंड से लिया है। और बाकी जो आपदा प्रबंधन का जो हमने मॉडल लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें, ऑस्ट्रेलिया अलग चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने आपदा प्रबंधन का मॉडल, और जो पर्यटन का मॉडल लिया है हमने, वो लिया है स्विट्जरलैंड से। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इसे लिख लेता हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने जो मॉडल ले रखा है, ये ले रखा हमने आपदा प्रबंधन का। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आपदा प्रबंधन का जो मॉडल है
वो ले रखा हमने ऑस्ट्रेलिया से, और जबकि जो पर्यटन का मॉडल है वो ले रखा हमने स्विट्ज़रलैंड से। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लोहे के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हेमीटाइट और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। तो ये कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जो लोहे के दो प्रकार पाए जाते हैं ना राज्य में, हेमीटाइट और मैग्नेटाइट, तो कौन से क्षेत्र में मिलता है ये? तो ये मिलता है रामगढ़ में। कहाँ मिलता है? रामगढ़ नैनीताल में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो खनिज तत्वों से क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखे होंगे ओल्ड पेपर में, तो याद कर लेना। लोहे के दो प्रकार होते हैं, हेमीटाइट और मैग्नेटाइट। ये मिलता है रामगढ़ नैनीताल में। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। महाभारत काल में वर्णित पाषाण योद्धे से क्या आशय है? तो जो महाभारत काल में वर्णित है पाषाण योद्धे, तो पाषाण समझ के आप पत्थर में मत कर देना गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी लोग। महाभारत काल में वर्णित पाषाण योद्धे का मतलब होता है पहाड़ी लोग। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाषाण समझ के पत्थर मत कर देना, इसको पत्थर नहीं इसका आंसर, ठीक है। पहाड़ी लोग बोलते हैं पाषाण योद्धे को महाभारत काल में। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, आटागाड़ नदी किस नदी की सहायक नदी है? आटागाड़ नदी, तो आटागाड़ नदी हो जाएगी इनमें से पिंडर नदी की सहायक नदी। लेकिन पिंडर नदी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो पिंडर को ही बोलते हैं कर्णगंगा। क्या कहा जाता है? कर्णगंगा कहा जाता है। तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पिंडर नदी बोले या कर्णगंगा एक ही है, ठीक है। आटागाड़ नदी की सहायक नदी है कर्णगंगा या पिंडर नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से होता है। जो पिंडारी ग्लेशियर है ना बागेश्वर में, तो वहीं से होता है इसका उद्गम। तो दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा कर्णगंगा या पिंडर नदी, एक ही है, कर्णगंगा या पिंडर नदी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में आया था वीडियो पेपर में। चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किए गए जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था GSLV Mk3M1। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये वीडियो पेपर में आया था क्वेश्चन। जो चंद्रयान-2 मिशन ने प्रक्षेपित किया था ना, जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होती है, तो उसका नाम था GSLV Mk3M1, ठीक है। जो चंद्रयान-2 है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था 9 से 16 जुलाई के बीच में, ठीक है। जुलाई का मंथ था, लिख लेता हूँ मैं, 2019 में छोड़ा गया था। लेकिन ये मिशन फेल हो गया था हमारा, तो ये न्यूज़ में था उस समय, लेकिन आयोग ने पूछा है क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख लेता हूँ मैं, 9 से 16 जुलाई के बीच में था। तो ये था GSLV Mk3M1। कहाँ से छोड़ा था हमने? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, चंद्रयान-2। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसरो से रिलेटेड है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, रुपिन तथा सुपिन नदी का मिलन किस स्थान पर होता है? रुपिन और सुपिन नदी का जो मिलन होता है वो कौन से स्थान पे होता है? ये होता है नेटवाड़ पे। कहाँ पे होता है? नेटवाड़ में होता है रुपिन और सुपिन नदी का मिलन। इन दोनों नदियों के मिलने से टोंस नदी का निर्माण होता है। इनसे क्या, जब ये मिलते हैं तो क्या बनती है? इससे टोंस नदी बनती है। टोंस नदी कहे या तमसा नदी कहे, एक ही है, ठीक है। टोंस नदी को तमसा नदी भी कहा जाता है। तो ये नेटवाड़ में मिलते हैं। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सन 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूके ट्रिपल सी एग्जाम में। तो 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के PC जोशी ने, किसने? PC जोशी ने उत्तराखंड राज्य का ज्ञापन, उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था 1952 में, ठीक है। तो पर्वतीय राज्य के गठन के लिए उन्होंने ज्ञापन भेजकर यह मांग की थी। तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। बूढ़ा केदार नामक स्थान पर किन नदियों का संगम होता है? बूढ़ा केदार तो टिहरी में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में बूढ़ा केदार। तो बूढ़ा केदार में होता है धर्मगंगा और बाल गंगा का संगम। किसका होता है? धर्मगंगा और बाल गंगा का संगम होता है बूढ़ा केदार में। और जो धर्मगंगा है ना, इसका उद्गम होता है सहस्त्रताल से। किससे होता है?
लिख लेता हूँ मैं, सहस्त्रताल। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद कर लेना, सहस्त्रताल। चलिए लिख लेता हूँ मैं, सहस्त्रताल। और जो दूसरा दे रखा है बाल गंगा, धर्म गंगा का उद्गम होता है सहस्त्रताल से, और जो बाल गंगा का उद्गम होता है वो होता है महासर ताल से, महासर ताल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जुड़े हुए मैंने पूरे फैक्ट बता दिए हैं। तो बूढ़ा केदार में संगम होता है धर्म गंगा और बाल गंगा का। धर्म गंगा का उद्गम होता है सहस्त्रताल से, और बाल गंगा का उद्गम होता है महासर ताल से। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। रिंगाल से हस्तशिल्प सामग्री बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो रिंगाल से बनाते हैं हस्तशिल्प सामग्री, तो ये कहलाते हैं, इनमें से कौन सा हो जाएगा? रूढ़ी। क्या हो जाएगा? रूढ़ी हो जाएगा। तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, रूढ़ी कहते हैं इसे, जो रिंगाल से हस्तशिल्प सामग्री बनाते हैं इसे रूढ़ी कहते हैं। तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। गढ़वाल में 5 दिन, ये पुस्तक किसने लिखी है? गढ़वाल में 5 दिन, तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है गढ़वाल में 5 दिन। चलिए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2019 को। कब हुई थी? 7 मार्च 2019 को शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इस योजना के तहत क्या होगा, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पढ़ने वाले होते हैं ना, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, कुपोषण के शिकार से होते हैं जो, तो उसके लिए योजना है ये। तो सप्ताह में ये 2 बार होता है, ठीक है। तो इसमें मीठा और स्किम्ड मिल्क पाउडर मुफ्त में दिया जाता है। तो दूध वगैरह बच्चों को पिलाया जाता है इसमें। जो गरीब मतलब बच्चे होते हैं, जो 3 से 6 साल के बीच के बच्चे होते हैं, जो कुपोषण से बचाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है 7 मार्च 2019 को। तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, तो ये पुस्तक के लेखक कौन है? रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल, इस पुस्तक के लेखक है डब्ल्यू फ्रेजर। कौन है? डब्ल्यू फ्रेजर है। रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 में आई थी पुस्तक। तो आपको सन भी याद करना है, क्योंकि अब सबने याद कर लिया ना पुस्तकों के लेखक, लेकिन आयोग क्या कर रहा है? कंसिडर। अब वो पूछ रहा है सन, क्योंकि मैंने देखे हैं जो पुराने पेपर में वो सन पूछ रहा है, तो आपको दोनों तरफ से याद करना है। रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 की पुस्तक है, 1813 में आई थी, और ये पुस्तक के लेखक है डब्ल्यू फ्रेजर। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पुस्तकों को याद करना है। वैसे तो बहुत सारी पुस्तक हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी के सन आपको याद करने पड़ेंगे। तो वहाँ से सन में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या बता रखा है, जिसमें हर्षदेव जोशी के विवरण का आधार पर लिखा गया है, ठीक है। जो ये पुस्तक है ना रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये हर्षदेव जोशी के ऊपर लिखा गया है। तो क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है कि चंद वंश के प्रथम राजा का नाम थोर चंद था, ठीक है। इस पुस्तक, जो ये पुस्तक है ना डब्ल्यू फ्रेजर की, रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल, इसमें बता रखा है कि इन्होंने, जो चंद वंश का संस्थापक था वो थोर चंद था। लेकिन जो चंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है, जो आयोग आंसर मानता है, सोमचंद मानता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो डब्ल्यू फ्रेजर की पुस्तक है रिपोर्ट एंड कुमाऊं एंड गढ़वाल, इसमें चंद वंश का संस्थापक किसे माना गया है? थोर चंद को। और वैसे इस पुस्तक में हर्षदेव जोशी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। हर्षदेव जोशी के बारे में इस पुस्तक में। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का संस्थापक कौन था? चंद वंश का संस्थापक, तो ये हो जाएगा सोमचंद। कौन था? सोमचंद। तो ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। आ सकता है, रिपीट हो सकता है। वीडियो पेपर में आया था 2018 का जो पेपर हुआ था। चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद। और जबकि जो थोरचंद मानता है वो डब्ल्यू फ्रेजर की पुस्तक में दे रखा है इन्होंने, तो सोमचंद हो जाएगा। और ये है बद्रीदत्त पांडे एटकिंसन, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग है ये। तो जो अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग संस्थापक माना है। जो ये चंद वंश का संस्थापक है ना, जो आयोग ने माना है सोमचंद। ये कहा है बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन की पुस्तक में दे रखा है। और जबकि जो ये है ना थोरचंद के बारे में बता रखा है संस्थापक, ये जो डब्ल्यू फ्रेजर थे और हर्षदेव जोशी के अनुसार थोरचंद है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो सोमचंद है ये बद्रीदत्त पांडे के अनुसार है और एटकिंसन के, और जबकि जो थोरचंद है ये डब्ल्यू फ्रेजर के अकॉर्डिंग है।
तो आपको वैसे ही याद करना है, चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है सोमचंद्र को, ये आता है एग्जाम में, तो इसी को क्लिक करना आप। थोरचंद में मत जाना आप, सोमचंद्र के साथ जाना, क्योंकि आयोग ने सोमचंद्र को आंसर माना है। चलिए, नरेंद्र नगर में स्थित है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहीं पे ट्रेनिंग होती है, जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पे होती है, नरेंद्र नगर में है ये। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। कब हुई थी? 2011 में हुई थी, और डेट के साथ याद करना है आपको, नरेंद्र नगर टिहरी में हुई थी स्थापना इसकी, ठीक है, डेट के साथ 1 मई 2011 को, 1 मई 2011 को स्थापना हुई थी राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, जो कि नरेंद्र नगर में है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना भैया, 1 मई 2011 है। 2011 याद होगा वैसे आपको, लेकिन डेट के साथ याद करना है। 1 मई 2011 को स्थापना हुई राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर में। चलिए, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? उत्तरांचल उत्थान परिषद, इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 1988 में। कब किया गया? 1988 में किया गया उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन, और ये किया था शोभन सिंह जीना जी ने। किसने किया था? शोभन सिंह जीना, 1988 में। चलिए, नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? और ये क्वेश्चन भी यूके ट्रिपल एग्जाम में आ चुका है। ये की थी गोविंद बल्लभ पंत ने। किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी नैनीताल के बाहरी क्षेत्र में कृष्णापुरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, ठीक है, 1930 में की थी इन्होंने। कब की थी? डेट के साथ 1930, तो याद कर लेना भैया, 1930 में की थी इन्होंने स्थापना, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कृष्णापुर के बाहर नैनीताल में पड़ता है, गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। तो 1930 में गोविंद बल्लभ पंत ने कृष्णापुर के समीप सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, जिनका मकसद क्या था? जनता को स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित करना, ठीक है, आज़ादी के लिए प्रेरित करना था इनका जो मिशन था, ये सत्याग्रह आश्रम खोलने का, जो कि 1930 में खोला था उन्होंने। नैनीताल के कृष्णापुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने 1930 में। तो वैसे आ चुका है किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत ने। अब डेट पूछ सकता है वो, तो 1930 में की थी, ठीक है। तो मैं सारे जुड़े फैक्ट आपको याद करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी लोकेशन है इनमें से श्रीनगर में। कहाँ पे है? श्रीनगर में है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2009 में स्थापित हुआ था, 2009 में। लेकिन एक और नाम है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वो रुड़की में है, ठीक है, जो रुड़की वाला है ना, वो भारतीय है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, श्रीनगर में, स्थापना कभी 2009 में। अगर क्वेश्चन आता है भारतीय, अगर भारतीय लगेगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो इसकी लोकेशन रुड़की में, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, श्रीनगर 2009 में। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, मेमोरी ऑफ द राजकुमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मेमोरी ऑफ द राजकुमार, जो कि लिखी गई थी 1911 से 1945 के बीच में, इसका विवरण दे रखा है इन्होंने। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं गोविंद राम काला जी। कौन है? गोविंद राम काला जी की पुस्तक है मेमोरी ऑफ राजकुमार कुमाऊं, 1911 से 1945 के बीच में। तो वैसे जो गोविंद राम काला है, इनकी एक और पुस्तक है मेमोर्स ऑफ द राज। कौन सी है? मेमोर्स ऑफ द राज, यही पुस्तक है, कुमाऊं के बारे में बता रखा है इन्होंने, 1911 से 45 के बीच में, 20वीं शताब्दी के बारे में बता रखा है इन्होंने। तो ऐसे ही पुस्तक पूछ रहा है आयोग एग्जाम में, तो आपको याद करना है, ठीक है। तो चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टेस्ट सीरीज, ये आज 23वां पार्ट था। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं। अब आपका यूकेपीएससी 3 अप्रैल को जो पेपर है पर पीसीएस का, उसमें भी उत्तराखंड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आरओ का पेपर है ना 27 मार्च को, आई थिंक उसमें भी उत्तराखंड पूछी जाएगी। तो उसके लिए भी इस टेस्ट सीरीज को जरूर देखिए, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। लगभग इसके आज ये मतलब 23 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसको मिला के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यूके ट्रिपल एस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को याद करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। तो चैनल पे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अगर पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, योर करियर पॉइंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक टिल देन बाय बाय।